औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस नशिस्त में आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। टॉपिक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो रेलिवेंट सर्च एंड सीजर, तलाशी और कब्जे में चीजों को लेना। तो बेटा अमूमी जो असूल है वो हमें आर्टिकल 14 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मिलता है, जिसमें प्राइवेसी ऑफ होम को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि किसी तरह से भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, तो ये इनवायलेबल है और आम हालात में इसमें किसी तरह से भी कोई कमी या इसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 14 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है द प्राइवेसी ऑफ होम के साथ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि कानून के ताबे। इससे मुराद है कि कानून के ताबे प्राइवेसी ऑफ होम में कोई ना कोई वायलेशन की जा सकती है। तो बेटा जो हिकमत है इस जो राइट ऑफ होम को सब्जेक्ट टू द लॉ के करार देने थे, तो काफी ज्यादा और के साथ साथ ये भी बात है कि जो गवर्नमेंट की कानून अमलदारी करने वाली एजेंसियां हैं, जो वो तफ्तीश के दौरान में उनका एक हक भी और ड्यूटी भी है कि वो दुरुस्त तौर पर ये तफ्तीश कर सकें। और इस सिलसिले में शहादत को इकट्ठा करने के लिए अगर प्राइवेसी ऑफ होम के खिलाफ उन्हें जाना पड़े, लेकिन कोई ना कोई इसके लिए जवाब मौजूद होना चाहिए, तो फिर वो ऐसा कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो ये राइट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द होम किसी तरह से भी इसकी हदूद को इतना ज़्यादा नहीं फैलाया जा सकता, इस तरह से कि जो जुर्म पेशा नसर है वो फिर इस राइट का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को कानून से या इंसाफ से बचा सके। तो इसी बिना के ऊपर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तफ्तीश के दौरान में, जो ऐसे कानून साज इदारे हैं जो तो तफ्तीश जिन्होंने करनी होती है, कि वो किसी भी ऐसे मुल्ज़मान की या मुश्तबान के अहातों में, घरों में, जगहों में दाखिल हो सके और मकसद उनका क्या हो, उनको गिरफ्तार करना या उस जगह की तलाशी लेना और जो काबिल शहादत जो चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलती हैं उसको कब्जे में लेना। तो मेन जो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से ये थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कब्जे में लिया जा सकता है या अदालत के सामने उसको पेश करना बतौर शहादत, तो उसके लिए तीन तरह के तरीक़ेकार हैं। पहले नंबर पर अदालत जो है वो एक समन इशू कर सकती है कि इन चीज़ों को उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जिसे एसएचओ आप कहते हैं, तो वो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वो एक ऑर्डर के ज़रिए से, तहरीरी हुक्मनामे के ज़रिए से किसी भी शख्स को कह सकता है कि ये चीज़ या ये डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पेश किए जाएं। और तीसरे नंबर पर सर्च एंड सीजर, कि उस जगह की तलाशी लेके उस चीज को कब्जे में लिया जा सके जहां पर वो मौजूद है। इसके लिए वारंट फ्रॉम द कोर्ट भी इशू हो सकता है और पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी कुछ हालात में इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर समन्स और रिटन ऑर्डर। तो सेक्शन 94 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें बताता है कि जब कभी भी किसी तफ्तीश, इंक्वायरी, ट्रायल, मुकदमा या और किसी ऐसी प्रोसीडिंग की जो कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत की जा रही हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ख़ास दस्तावेज या चीज़ को उसके सामने पेश किया जाए। कार्रवाइयाँ जो जो मुजाज अथॉरिटी कर रही है, जैसे तफ्तीश पुलिस करती है, मजिस्ट्रेट आपको पता है इंक्वायरी करता है, और ट्रायल जो है वो आपके अदालत के सामने होता है। तो पहले नंबर पर अदालत फिर एक समन जारी कर सकती है इस सिलसिले में, और दूसरे नंबर पर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो एक रिटर्न ऑर्डर इशू कर सकता है। किसको? ऐसे शख्स को जिसके कब्जा में ऐसे कोई दस्तावेज या चीज मौजूद है, तो उसको चाहिए कि वो उस समन्स या रिटर्न ऑर्डर की तामील करते हुए अदालत या मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है उसके सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 94 के सब सेक्शन 2 में बयान किया गया है कि जब ऐसे शख्स को ऐसा मतलूबा ऑर्डर या समन मिलेगा, तो क्या कैसे तस्वर किया जाए कि उसने इसकी तामील कर दी है। तो जब उसको उस ऑर्डर या समन में लिख दिया गया है कि उसने ये चीज़ या वो डॉक्यूमेंट को पेश करना है मुतलका ऑफिसर के सामने या अदालत के सामने, तो फिर वो जब ऐसी चीज को, जरूरी नहीं है कि वो खुद से जाके पेश हो, बल्कि अगर वो कोई ऐसा तरीकेकार अपना ले जिसके जरिए से वो चीज उस मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाए या अदालत में पास पहुंच जाए, तो समझा जाएगा कि उसने इस हुक्म की तामील कर ली है। इसके लिए उसका असालतन पेश होना जरूरी नहीं है। बेटा साथ ही साथ ये जो रूल सेक्शन 94 में बयान किया गया है उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि इस सूरत में मुतल्लिका अदालत या पुलिस ऑफिसर है वो इशू समन या ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। तो पहले नंबर पे हमारे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं
जिनका ताल्लुक अफेयर ऑफ स्टेट से है, तो वो ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसके लिए ऐसा फिर ऑर्डर या समन इशू नहीं किया जा सकता, जिसका जिक्र आर्टिकल 6 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर में हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 7 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर ऐसी जो सरकारी खतो किताबत है जिसको कॉन्फिडेंशियल राजदारी करार दे दिया गया है, तो उसके हवाले से भी ये समन और ऑर्डर इशू नहीं हो सकता। फिर ऐसा कोई लेटर है, टेलीग्राम वगैरह है जो कि किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जा में है या उसकी तहवील में है, उसके मुतालिक भी सेक्शन 94 के तहत फिर रिटर्न ऑर्डर या समन जारी नहीं किया जा सकता। इसके लिए सेक्शन 95 में अलग तरीकेकार बताया गया है। तीसरे नंबर पर बेटा, अगर वो चीज या वो डॉक्यूमेंट किसी मुल्जम के पास है, तो मुल्जम को मजबूर नहीं किया जा सकता ऐसे समन और ऑर्डर के जरिए से अंडर सेक्शन 94 कि वो उस मुतलका अथॉरिटी के सामने ये चीजें पेश करें, क्योंकि इस तरह से करने से जो आर्टिकल 13B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन बयान किया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। इस सिलसिले में हमारे पास केस ला है मोहम्मद फारूक वर्सेस सना रिजवान। ईयर है 2018। पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1676। सिंध हाई कोर्ट का केस है जिसमें अदालत ने करार दिया है कि सेक्शन 94 जो सीआरपीसी का है वो बिला शक व शुबा किसी भी क्रिमिनल अदालत को ये पावर देती है कि वो किसी दस्तावेज या किसी और चीज जो किसी शख्स के कब्जे में है उसको अदालत के सामने पेश करें, और इस मकसद के लिए सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक वारंट भी जारी हो सकता है। अलबत्ता जो जूरिस्प्रूडेंस का एक तयशुदा असूल है और आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जेर ताबे रहते हुए ऐसे कोई अहकामात वो अक्यूज्ड पर्सन को नहीं दिए जा सकते, उसके खिलाफ जारी नहीं हो सकते जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी या तफ्तीश हो रही है या जिसके खिलाफ कोई मुकदमे की समाअत जारी है। नेक्स्ट बेटा, चौथी ऐसा एक्सेप्शन जो है 90 सेक्शन 94 के, तो ऐसे डॉक्यूमेंट और अदर थिंग जो कि बैंकर या बैंक की कस्टडी में हो, जिस तरह के बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में बयान किया गया है, और ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट से या उसके बैंक अकाउंट के कोई भी वो मालूमात बताता है, तो इस सूरत में फिर 94 के तहत मुतल्लिका अदालत या पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में फिर प्रायर परमिशन लेनी है उस अदालत ने या उस स्टेशन हाउस ऑफिसर ने ऐसा रिटर्न ऑर्डर या समन जारी करने से पहले। तो जब जराइम है जैसा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 403, 406, 408, 409, 421 टू 424 एंड 465 टू 477A, जिसमें आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और फोर्जरी से मुतलिक जो जराइम बयान किए हैं, तो इन जराइम की तफ्तीश के सिलसिले में या अदालती कार्रवाई के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, तो सेशन जज से फिर प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बाकी तमाम के तमाम इसके अलावा जो मुकदमात हैं उसमें फिर हाई कोर्ट ही मजाज अदालत है, तो उसकी प्रायर परमिशन से फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स को हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, आपको जैसा बताया था सेक्शन 95 के तहत जो जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स हैं जो कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की तहवील में है, तो उसको हासिल करने का तरीकेकार ये है कि किसी भी तफ्तीश, इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह के मकासद के लिए अगर कैसी ऐसी चीज की जरूरत है जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जे में है या उनकी तहवील में है, तो इस सिलसिले में फिर कोई भी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसी मुतल्लिका अथॉरिटी को रेक्विजिशन भेजे ऑर्डर के जरिए से कि ये चीजें हैं, तो आप अदालत के सामने या ऑर्डर में जिस अथॉरिटी का जिक्र किया उसके सामने इसको पेश कर दें। जबकि सेक्शन 95 का सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर इमरजेंसी है कि वो डॉक्यूमेंट या वो थिंग जो है पोस्टल अथॉरिटी की तहवील से कहीं आगे ना चला जाए, तो कोई भी मजिस्ट्रेट या जो मुतल्लिका जिले का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है वो फिर ऐसी पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी को लिख के भेज सकता है कि ये चीजें इनकी आप तलाश करें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स और थिंग थी और इनको अपने कब्जे में रखें जब तक कि मुतल्लिका जो अदालत ऊपर जिक्र किया गया है यानी कि मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर वसूल नहीं हो सकता। बेटा दूसरे नंबर पे अब दो तरीकेकार बताए गए थे, सर्च विद अ वारंट और सर्च विदाउट अ वारंट। तो पहले हम देख लें सर्च वारंट क्या होता है। तो सर्च वारंट से इमराद ऐसी की कोई तहरीरी अथॉरिटी है जो कि किसी पुलिस ऑफिसर या किसी और शख्स को दी जाती है। देने वाला कौन है? मजिस्ट्रेट या अदालत मजाज कॉम्पिटेंट है इस मामले में किसी भी जगह की अमूमी तौर पर तलाशी
करवाने के लिए, या फिर किसी खास चीज़ों को या डॉक्यूमेंट्स को, या अगर कुछ खास बंदे को रॉन्गफुली डिटेन किया गया है तो उस सिलसिले में फिर जो रिटन या तहरीरी हुक्मनामा है उसे किसी जगह को तलाश करने और किसी चीज को बरामद करने या कब्जे में लेने का इख्तियार, या शख्स को बरामद करने का इख्तियार, उसको सर्च वारंट कहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड वर्सेस डी सूरी AIR 1953, उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है, पेज नंबर 153, जिसमें सर्च वारंट के मुतालिक अदालत बयान करती है कि किसी भी जगह की तलाशी लेना एक जाबराना अमल है, और इस साथ साथ ही ये किसी भी शहरी के घर की जो राजदारी यानी कि प्राइवेसी और उसका तकद्दस है उस पर एक हमला करने के मुतरादिफ है। जो ये ताकत है जिसके जरिए से सर्च वारंट इशू किया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह देखभाल के साथ ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, कौन कौन से ऐसे हालात हैं जिनके एक सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। तो पहले तो सेक्शन 96 में अदालत 3 हालात में इस सर्च वारंट को इशू कर सकती है। पहले नंबर पर अगर अदालत को ये यकीन करने की वजह उसके पास मौजूद है कि ऐसे शख्स को जिसको समन या ऑर्डर दिया गया है सेक्शन 94 के तहत या सेक्शन 95 के तहत पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी कि किसी बंदे को ऐसे ही रेक्विजिशन भेजी गई है और वो उस उम्मीद के वो अमल नहीं करेगा, तो सूरत में अदालत इस सर्च वारंट को इशू कर सकती है। अदालत को ये मालूम नहीं है कि ऐसा डॉक्यूमेंट या थिंग किसी खास शख्स के कब्जा में मौजूद है या नहीं है, तो वो फिर जनरल सर्च के जरिए से वहां की तलाशी ले सकती है उस चीज को बरामद करने के लिए। तीसरे नंबर पर अब अदालत की राय में किसी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी प्रोसीडिंग है अंडर द कोड, उसका मकसद हल हो सकता है कि जनरल सर्च करवाई जाए, तो फिर अदालत जनरल सर्च के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है किसी भी जगह की। चौथे नंबर बेटा, सेक्शन 98 में प्रोविजन बताई गई है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास अगर ये वजू मौजूद हो, उसका ये ख्याल हो कि ऐसी जगह है जहां पर जो चोरी का माल है, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको रखा जाता है या उसकी फरोख्त की जाती है, या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं जिनमें आपके जाली सिक्के, जाली मोहरें, करेंसी नोट्स और फहश मवाद है, वो अगर कहीं पे मौजूद है या उसकी सेल या प्रोडक्शन की जा रही है, तो इस सिलसिले में अदालत पे किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसका रैंक कांस्टेबल से अबव हो, यानी कि कांस्टेबल नहीं उससे अबव, हेड कांस्टेबल, ASI एंड सो ऑन, तो उसको वो वारंट इशू कर सकती है कि वो जाए उस जगह की तलाशी ले, और अगर उधर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या आर्टिकल्स मौजूद हैं तो उनको कब्जे में ले ले सेक्शन 98 के तहत। सेक्शन 99A में एक और तरीकेकार बयान किया गया है, लेकिन उस वारंट मजिस्ट्रेट के पास पावर है वारंट इशू करने की, लेकिन उससे प्री रिक्विजिट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी ऐसे दस्तावेज को जिसमें आपकी न्यूज़पेपर्स या किताबें शामिल हो सकती हैं, एक नोटिफिकेशन के जरिए से करार दे दे कि उनमें ऐसा मवाद लिखा गया है या छापा गया है जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A के तहत उनका पब्लिकेशन जो है वो काबिल सजा है, ऑफेंस है, तो फिर अदालत उस नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें करार दे देगी कि ये 4 फीट कब्जे में ले ली गई, काबिल जब्त है, जब्त कर ली गई है गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक। तो ऐसे नोटिफिकेशन के इशू के बाद कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड अबव, तो उनको वो फिर वारंट इशू कर सकती है कि वो ऐसी जगह पे जहां पर ये शुबा है कि वहां पर ये चीजें मौजूद हैं, तो उसके अंदर दाखिल हो, उनकी तलाशी ले, उस चीजों को या उनकी कॉपियों को वो जब्ती में लेकर अदालत के सामने पेश करे। बेटा फिर सेक्शन 100 में एक और तरीकेकार बताया गया है कि एक सर्कमस्टांस है कि जब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ये पावर है, जब उसके पास ये गुमान मौजूद है कि किसी भी शख्स को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, तब वो फिर एक सर्च वारंट इशू करेगा कि उस बंदे की तलाशी ली जाए, और अगर जिस बंदे को सर्च वारंट दिया गया है वो बंदा वहां पे वाकई मौजूद होता है, रॉन्गफुली से कन्फाइन किया गया है, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास उसको पेश करें। लेकिन बेटा सर्च वारंट के ऊपर एक कदगन भी लगाई गई है कानून के सेक्शन 97 के तहत कि अगर अदालत सर्च वारंट जारी करते हुए किसी मुतलका जगह या किसी खास जगह का खास हिस्से का जिक्र कर दे कि इस हद तक ही सर्च और इंस्पेक्शन की जानी चाहिए,
तो फिर जिस बंदे को उस वारंट की तामील की अथॉरिटी या पावर दी गई है या जिम्मेदारी दी गई है, तो उसे चाहिए वो सिंपल वो जगह जिसका जिक्र कर दिया गया है सर्च वारंट में, तो उसी जगह की या उसके उस मखसूस हिस्से की ही तलाशी ले, उसके अलावा वो और जगह तलाशी ना ले। तीसरे नंबर पर बेटा कुछ ऐसी तलाशी है जो कि विदाउट वारंट कुछ हालात में अलाउ की गई है। तो सबसे पहले सेक्शन 105 के तहत एक मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है कि वो सर्च वारंट इशू कर सके, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, सेक्शन 96 है, 98 है, 99A है, 100 है। तो इधर में कुछ मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो वो अपनी मौजूदगी में अगर किसी शख्स को कह दे, हुक्म दे सकता है वो कि इस जगह की तलाशी करे और चीजों को कब्जे में ले। दूसरे नंबर पर सेक्शन 153 के तहत इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एसएचओ जिसे आप कहते हैं, उसके पास अगर ये यकीन करने की वजूहात हैं कि जो बाट जिन्हें आप कहते हैं वजन, आलात पैमाइश, ऐसी चीजें हैं जो कि झूठी तौर पर तैयार की गई हैं, वजन में कमी है अगर किसी चीजों में, तो वो और किसी खास जगह में उनको स्टोर किया गया है, रखा गया है, तो वो बिला वारंट उस जगह में एंटर हो सकता है, तलाशी ले सकता है, और अगर ऐसे फॉल्स वेट्स और इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं तो वो उनको कब्जे में ले सकता है। तीसरे नंबर पर बेटा तफ्तीश के दौरान में, हमें ऑलरेडी पता है कि पुलिस ऑफिसर्स ही तफ्तीश करते हैं, तो अगर ऐसी उनके पास वजूह है कि कोई चीज़ की उन्हें इतला मिल गई है कि किसी खास जगह पे वो पाई जाती है, तो अगर वो डिले करें यानी कि मजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट लेने चले जाएं, इस दौरान में वो पीस ऑफ एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट, थिंग या अदर मटेरियल हो सकती है, वो या तो ज़ाया कर दी जाएगी या गायब कर दी जाएगी। तो वो डिले किए बगैर अगर उसे फौरी तौर पर एक्ट करना है तो उस सिलसिले में वो फिर खुद से भी तलाशी उस जगह की ले सकता है। इस सिलसिले में दो सेक्शन हमारे पास 165 और 166। 166 बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर जो कि इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एसएचओ भी हो सकता है और एक तफ्तीशी अफसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है, जब उसके मुतल्लका जो पुलिस स्टेशन है उसके इलाके की हदूद में उसने ऐसी जगह की तलाश करनी है तो 165 के तहत वो करेगा। लेकिन अगर जिस जगह की तलाशी करना उसे मतलूब है वो उसके पुलिस स्टेशन के इलाके से बाहर है, किसी और इलाका थाने में आती है, तो वो फिर मुतल्लका जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसको लिखेगा कि वो तलाशी करके इस चीज को बरामद करके उसे भेज दे, या अगर बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी है तो वो सिंपल वो पुलिस ऑफिसर खुद ही जाके उस जगह की तलाशी ले लेगा, लेकिन इस सिलसिले में उसने जिस इलाके में वो कार्रवाई कर रहा है उस थाने के जो एसएचओ है उसको एक नोटिस रिटर्न जरूर भेजना है। नेक्स्ट बेटा के जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये पावर जो है दी गई है विदाउट वारंट सर्च करने की, तो इसका वो गलत इस्तेमाल ना कर सकें तो इसके लिए कुछ फिर शराइत भी रखी गई हैं। तो पहली शर्त ये है कि ये जो किसी जगह की तलाशी लेने सर्च करने का इख्तियार है ये या तो एक एसएचओ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एक तफ्तीशी ऑफिसर के पास है, और उसे चाहिए वो खुद से ही पर्सन इन पर्सन ऐसी तलाशी करे। लेकिन अगर खुद उसे मौके पर जाके तलाशी नहीं ले सकता तो वो किसी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को तहरीरी तौर पर उसको एक रेक्विजिशन भेज सकता है कि तुम मौके उस इलाके में जाओ, उस जगह की तलाशी लेकर ये चीज़ों को रिकवर करो। तो इस सिलसिले में जब वो रिटर्न ऑर्डर उस पुलिस ऑफ सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को मिल जाएगा तो वो फिर कार्रवाई कर सकता है। बेटा जो सर्च है ये कोई जनरल अमूमी नौयत की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बगैर वारंट कार्रवाई कर रहा है और उसके लिए रिटर्न रिकॉर्ड भी जो इस सर्च करने से पहले पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करे। तो किसी खास चीज, खास कागजात या खास मटेरियल के लिए जिनके तफ्तीश के अमल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है तब वो ऐसी सर्च की कार्रवाई कर सकता है। पर पुलिस ऑफिसर के पास दो वजूहात जरूर होनी चाहिए जब उसके पास ये रीजनेबल मौजूद है कि ये ग्राउंड्स मौजूद हैं, तभी वो फिर ऐसी सर्च को बिला विदाउट अ वारंट कर सकता है। पहले नंबर पर कोई खास चीज ऐसी है जिसकी तफ्तीश के लिए उसकी जरूरत बहुत ज्यादा और किसी खास जगह में वो पाई जाती है, नंबर वन। दूसरी जो उसके पास एक जवाब होना चाहिए कि वो ताखीर के बगैर इस चीज को हासिल नहीं कर सकता, तभी तो उसका फिर होगा ना वजह कि वो मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से सर्च वारंट या खुद अपने तौर पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट बेटा कि पुलिस ऑफिसर जिस सर्च की तलाशी कर रहा है तो उसने रिटर्न
अपने रिकॉर्ड में वो तमाम वजूहात लिखनी है जिनकी बिना के ऊपर उसे ज़रूरत महसूस हुई है ऐसी तलाशी लेने की, और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी उसने तलाशी लेनी, उनका जिक्र भी उसने करना है। तलाशी लेने के बाद फिर जो उधर चीज़ उसे बरामद हुई है, तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो पहले उसने सर्च से पहले बनाया है, जिसका भी जिक्र कर दिया गया है, तो वो उसने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है। साथ ही साथ वो मजिस्ट्रेट की अब ड्यूटी है कि अगर जो उस जगह का ऑक्युपायर काबस है, वो उसे डिमांड करे कि क्या क्या चीज़ें मेरी ये अहाता से, टेंट या वैसल से या घर से आप लोगों ने इकट्ठी की हैं, तो उसकी जो एक फहरिस्त है जो मरतब करना पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द सर्च उसकी जिम्मेदारी है, तो उसकी फिर वो एक फहरिस्त की कॉपी उस मुतलका शख्स को भी देगा। एक और कथन जिसका जिक्र ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं सेक्शन 94 में, तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ पास इसकी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी चीज को जो कि किसी बैंक और बैंकर के कब्जे में है उसको हासिल नहीं कर सकता जिसका ताल्लुक किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट से है। इस मकसद के लिए अगर वो तलाशी लेना चाहता है तो उसे प्रायर परमिशन की रिक्वायर्ड है। सेक्शन 403, 406, 408, 409, 421 टू 424, 465 टू 477 ए पीपीसी के तहत एक सेशन जज की, और अगर बाकी किस्म के ऑफेंसेस की तफ्तीश के लिए तो हाई कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी है। साथ ही साथ बेटा लास्ट जो बताई गई है कदगन पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाई गई है कि सर्च वारंट के मुतालिक जो जो प्रोविजंस है और जो जो प्रोविजन तमाम सर्चेज के हवाले से हैं मौजूद, वो पुलिस अफसर जब विदाउट वारंट कार्रवाई करेगा तो वो तमाम की तमाम जो शराइत है वो इधर भी लागू होंगी। नेक्स्ट बेटा जो जनरल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्चेज, इस टॉपिक के तहत कुछ सेक्शन का जिक्र करेंगे कि बेशक वो जो सर्च है विदाउट वारंट या विद वारंट हो रही है, ये जो शिक्के हैं शराइत है इनका इतलाक जरूर होगा। तो सेक्शन 101 हमें बताता है कि जब किसी शख्स का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82 टू 84 जो सेक्शन है सीआरपीसी के उनमें मौजूद है, तो वो सर्च वारंट के दौरान भी उसी तरह म्यूटेटिस म्यूटेंडस ही अप्लाई होगी। सेक्शन 102 हम बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर या कोई बंदा सर्च करना चाहता है चैप्टर 7 के तहत किसी भी जगह की, और वो जगह क्लोज है, बंद है, उसमें वो नहीं जा सकता, तो उस जगह का जो इंचार्ज है या ऑक्यूपेंट है जिसके कब्जे में वो अहाता या जगह या घर है, तो वो पुलिस ऑफिसर जब उसे डिमांड करेगा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, तो वो उसे फ्री उधर अंदर जाने की इजाजत दे देगा, कोई उस पर रुकावट क्रिएट नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर बेटा 48 सेक्शन में भी जिस अरेस्ट से मुतलिक हम देख चुके हैं, तो सेक्शन 102 का सब सेक्शन 2 भी बताता है कि अगर वो शख्स जो तलाशी लेना चाहता है या ऑफिसर उसको इजाजत नहीं मिलती, फ्री इंग्रेस उसके पास नहीं है, तो वो तलाशी लेने के मकसद के लिए घर में दाखिले के लिए घर के किसी भी बैरूनी या अंदरूनी दरवाजे को तोड़कर दाखिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि पहले वो उधर ऐलान करे कि उसके पास क्या अथॉरिटी है, किस हैसियत से वो उधर आया है, उसका मकसद क्या है, और उसे अंदर दाखिल होने की वो वहाँ लोगों से डिमांड करे। अगर ये चीजें उसकी पूरी नहीं होती हैं तो वो दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। सेक्शन 102 के सब सेक्शन 3 में ये बात बताई गई है कि जब वो अंदर दाखिल हो गया तलाशी लेने के मकसद के लिए, तो उधर अगर कोई बंदा ऐसा उसे नजर आता है जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है वहां पर, कि पुलिस अफसर को देख के ही वो छुप गया है, तो उस बंदे की तलाशी ये तलाशी करने वाला ऑफिसर ले सकता है, और उसके पास से जो चीजें बरामद होंगी उसकी एक लिस्ट मुरतब की जाएगी, और वो लिस्ट उस शख्स को भी हवाले की जाएगी जिसका जिक्र आगे दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई के दौरान में जिस औरत को तलाशी लेनी मकसूद हो, और तो वो फिर उसके लिए एक और औरत का इंतजाम हो कि वो उसकी तलाशी ले, मर्द पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी नहीं ले सकता। बट अब सेक्शन 103 में भी कुछ जनरल प्रोविजन सर्चेस के मुतालिक बयान की गई है। तो सबसे पहली जो शर्त रखी गई है कि जब भी किसी ऐसी जगह की तलाशी ली जाए, तो उस मौके के ऊपर जो कि किसी लोकेलिटी रिहायशी इलाके में मौजूद है, तो उस इलाके के जो मोज़ीज़ीन रिहायशी हैं, दो या दो से ज्यादा तादाद में उनको मौजूद होना मौके पर जरूरी है। पुलिस ऑफिसर को या किसी और बंदे को जो सर्च कंडक्ट कर रहा है उन्हें बुलाने की वो इंतजामात करें।
इस मकसद के लिए पुलिस ऑफिसर या दूसरा बंदा जो कार्रवाई कर रहा है तलाशी की, तो वो ऐसे रिहायशी लोगों को बुलाने के लिए और गवाह बनने के लिए रिटन ऑर्डर जारी कर सकता है। नेक्स्ट बेटा, अगर ऐसा बंदा जिसको रिटन ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि वो मौके पर आए और गवाह बने ऐसी तलाशी का, और वो या तो इनकार कर दे या फिर नजरअंदाज कर दे ऐसे हुक्म को, तो उसके खिलाफ सेक्शन 187 ऑफ द ताजीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस सर्च के दौरान में जो सर्च विटनेसेस हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो पुलिस के साथ साथ रहें, और साथ जो जगह वहां पे तलाशी हो रही है और उस जगह से कोई भी चीज बरामद हो रही है तो उसके वो गवाह बने, अपनी आंखों से देखें। साथ ही साथ ऐसी जगह की तलाशी जिसकी हो रही है तो उसके काबज या उसकी बिहाफ पर उसका नॉमिनी, यानी कि कोई भी नॉमिनेट कर दे, उसके पास ये राइट है कि वो तलाशी के दौरान में मौके पर मौजूद रहे और तमाम की तमाम कार्रवाई को देख सके। इस सिलसिले में बेटा इस मौके पर एक केस है जो इस बात को वाज़ह कर रहा है। अगर कोई मुल्जम दौरान तफ्तीश निशानदेही के जरिए से किसी चीज को बरामद कराए तो सेक्शन 102 जो है उसका इतलाक नहीं होता। किस सेक्शन किस कानून की शिक्का इतलाक होता है? तो मीर मोहम्मद वर्सेस द स्टेट 1995 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज नंबर 614। अदालत ने करार दिया था कि ऐसी कोई बरामदगी जो कि मुल्जम की निशानदेही पर की जाए तो वो कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 40 के तहत रेलेवेंट है। ऐसी किसी भी रिकवरी या बरामदगी के लिए जो कि मुल्जम की निशानदेही पर हो, जिस दौरान मुल्जम पुलिस को लीड करे, यानी कि उनको आगे लेकर जाए और जगह चीज को बरामद कराए, तो इस सिलसिले में दो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि उस इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन रिहायशी का मौजूद होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, सीजर, कब्जे में लेना। तो सीजर से तो मुराद ये है कि किसी भी चीजों को, कागजात को या मटेरियल को किसी भी कानूनी तरीकेकार के जरिए से उनको एक्चुअली में कब्जे में लेना, उनकी पोजेशन हासिल करना। तो जो शख्स कानूनी तौर पर सर्च कर रहा है, बेशक वारंट के तहत करे या बिला वारंट करे, तो उसके पास ये पावर है कि वो उस सर्च के दौरान में जो जो चीजें उसे मिलती हैं तो वो उनको कब्जे में ले सकता है। लेकिन सेक्शन 104 जो सीआरपीसी का, वो हमें बताता है कि ऐसा पुलिस अफसर जो सर्च के बाद में उस चीजों को कब्जे में ले, तो उसका ये फर्ज है कि जो मजिस्ट्रेट है, जिसकी इलाका मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, जिसकी जुरिसडिक्शन है उस पर, तो जिन जिन चीजों को उसने कब्जे में लिया इसकी रिपोर्ट वो सेक्शन 104 के तहत फौरी तौर पर उस मजिस्ट्रेट के पास भेजे, ताकि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो इन चीजों को अपने कब्जे में रख सकता है। लेकिन अगर ऐसा जो ऑफिसर है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसके ताबे है, उसका सबॉर्डिनेट है, तो उसे चाहिए वो फौरी तौर पर इस जो चीजें उसने बरामद की है इसकी रिपोर्ट मुतल्लिका एसएचओ को दे दे। नेक्स्ट बेटा, सेक्शन 103 की प्रोविजंस पे हम दोबारा आते हैं कि इस कार्रवाई यानी कि सर्च के दौरान में जो जो चीजें कब्जे में ली गई हैं, तो जो शख्स यानी कि मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर है या कोई आम शख्स है जो तलाशी ले रहा है किसी वारंट के तहत, उसको चाहिए कि जिस जिस जगह से जो जो चीजें बरामद हुई हैं इनकी वो एक फहरिस्त मरतब करे, और इस फहरिस्त को दोनों गवाहान जो है वो उन पर साइन करें। नेक्स्ट बेटा, जो चीजें सेक्शन 102 के सब सेक्शन 3 के तहत जिस बंदे को जो अपनी मौजूदगी छुपा रहा था उसको तलाशी ली गई है, उससे जो जो चीजें बरामद हुई और कब्जे में ले ली गई हैं उसकी फहरिस्त भी बनाई जाएगी। फिर ये जो चीजें हैं जो उस किसी जगह की तलाशी के दौरान में कब्जे में ली गई हैं, तो ऑक्यूपेंट या उसके नॉमिनी को उसकी एक कॉपी दी जाएगी। इसी तरह से जो शख्स से चीजें बरामद की गई हैं उसकी फहरिस्त भी उस शख्स को, अगर वो उसकी रिक्वेस्ट करे तो उसको दी जाएगी। बेटा ये जो बरामदगी इन चीजों की हुई है तो अदालत में साबित करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर या जो बंदा जो गवाह है वो अदालत में जाके गवाही भी देगा या गवाही दे सकता है उसकी बरामदगी को साबित करने के लिए। लेकिन जो सर्च विटनेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको लाजमी तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा या बुलाया जाएगा। अगर अदालत चाहे तो फिर वो सर्च विटनेसेस को समन के जरिए से बुला सकती है बरामदगी को मुतल्लिक गवाही लेने के लिए।
इस सिलसिले में बेटा सेक्शन 103 की जो सारी प्रोविजंस है, तो एक बहुत अच्छा केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, मुश्ताक अहमद वर्सेस द स्टेट, पीएलडी 1996, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 574, जिसमें इससे पहले जितने भी केस लॉज हुए थे तो उनको अदालत ने बड़े गौर से देखा, बयान किया उनकी रेशियोज को, और उसके तहत तकरीबन 7 अदालत ने असूल बयान कर दिए हैं सेक्शन 103 से मुतल्लिक। तो पहला असूल अदालत बयान करती है कि 103 सेक्शन सीआरपीसी का है, वो किसी जगह की तलाशी के मुतल्लिक है जो कि किसी रिहायशी इलाके में मौजूद हो, ना कि किसी शख्स की तलाशी से मुतल्लिक। दूसरा असूल अदालत बयान करती है कि जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 103 सीआरपीसी की के जो ऑफिसर है या अदर पर्सन है जो कि चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी के तहत किसी भी जगह की तलाशी लेने लगा है, तो उसे चाहिए कि 2 या 2 से ज्यादा मोअज़्ज़ीन इलाका जो रिहायशी हैं वहाँ के, उनको बुलाए ताकि उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई तलाशी की हो सके और वो उसके गवाह बन सकें। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोसीजरल नेचर की है, बल्कि लेकिन साथ ही साथ इसकी पाबंदी करना लाजमन है, क्योंकि ये बनाई गई है इसी नीयत के साथ कि कोई भी अगर मुमकिना तौर पर वहां पर कोई धोखा, फरेबदही या कुछ मिलावट के जरिए से शहादत को डिस्ट्रॉय किया जा सके या उसको बनाया जा सके, तो ऐसी चीजों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर या गार्ड के तौर पर ये प्रोविजन है सर अंजाम देगी। नेक्स्ट बेटा, तीसरे नंबर पर अदालत ने असूल बयान किया था कि अगर कोई ऑफिसर या जो बंदा सर्च कर रहा है वो उसकी तमाम कोशिशें करने के बावजूद में जो इलाके के मोअज़्ज़ीन रिहायशी हैं 2 या 2 से ज्यादा, वो मौके पर मौजूद नहीं होते और ना ही फिर गवाह बनते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे कोई और ऐसी चीज नहीं मौजूद जिसकी वजह से वो जो ऑफिसर या बंदा है सर्च कर रहा है उसकी नेक नीति पर कोई शुबा किया जा सके, तो फिर जो सर्च की गई है इन मोअज़्ज़ीन इलाका की गैर मौजूदगी में, तब भी को मुस्तरद या ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो जो ऑफिसर जिसने बरामदगी करके अपने कब्जे में लिया है उसकी गवाही पर फिर पूरी तरह इन्हिसार किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, दो हालात सिचुएशन को अदालत बयान करके उनके मुतालिक वसूल बयान करती है। तो फोर्थ पैराग्राफ में अदालत ने बयान किया कि काफी ज्यादा फर्क मौजूद है ऐसे केस में जिसमें सेक्शन 103 सीआरपीसी की तामील की गई है, और एक ऐसा केस जिसमें कोई भी कोशिश नहीं की गई है इन असूलों की तामील करने में, और जो पुलिस एहलकार हैं उनको बरामदी के मशीर यानी कि गवाह बना लिया गया है। तो पहले नंबर जो केस है उसमें अगर दो मोअज़्ज़ीन इलाका जो रिहायशी हैं बतौर गवाह अदालत में अगर उन्हें नहीं पेश किया जा सका और इसके लिए कोई जस्टिफाइबल रीजन भी मौजूद है, तो फिर जो ऐसे एहलकार हैं, पुलिस एहलकार या रिकवरी करने वाला, उसकी गवाही पर फिर अदालत इन्हिसार कर सकती है। लेकिन दूसरे किस्म के केस में जो सर्च है उसकी तमाम की तमाम साख को खत्म हो जाती है, क्योंकि खास तौर पर जब ऐसे मशीर जो गवाह थे रिकवरी के जो पुलिस एहलकार हैं उनकी शहादत के दौरान जरा में जो मुखालिफ पार्टी है डिफेंस वाली उन्होंने काफी ज्यादा एतराजात उठाए हों। बेटा नेक्स्ट सिचुएशन पैराग्राफ 5 में अदालत ने बयान की कि इसी तरह से इम्तियाज बहुत ज्यादा मौजूद है ऐसे केस में जिसमें किसी आर्टिकल की बरामदगी ही जुर्म का मौजब बन जाती है, जैसा कि रिकवरी ऑफ एन अनलाइसेंस क्लैशनकोव, और ऐसा कोई केस जिसमें जुर्म की तफ्तीश के दौरान में एक क्राइम वेपन डिस्कवर हो जाए जो कि तस्दीकी शहादत का किरदार अदा करे। तो पहले किस्म के केस में जब पुलिस पर्सनल ही सिर्फ मशीर हो उस रिकवरी के, जहाँ पे लोकेलिटी से लोगों को बुलाया जा सकता था लेकिन उनको नहीं बुलाया गया और पुलिस एहलकारों को ही गवाह बना लिया गया रिकवरी का, तो जो पुलिस एहलकारों की गवाही है अदर रिलायबल पीसीज ऑफ एविडेंस की गैर मौजूदगी में कन्विक्शन सिर्फ उनकी गवाही के ऊपर नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरे केस में अगर ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसे बिला शक व शुबा कोई सबूत या गवाही मौजूद है, तो फिर इस पुलिस अफसर की भी गवाही अगर उसमें कोई कानूनी सुकम मौजूद ना हो तो उनको कबूल किया जा सकता है। फिर बेटा एक और दो तरह से इम्तियाज अदालत बताती है कि इन केसेस में भी काफी ज्यादा डिस्टिंक्शन या इम्तियाज है। एक ऐसा केस है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर चश्मदीद गवाह है किसी ऑफेंस का, जैसा कि मर्डर, जो कि एक राह पर या सड़क पर पेश आया जबकि वो उधर ड्यूटी पर मौजूद था, और एक ऐसा केस
जिसमें एक तफ्तीशी ऑफिसर है, वो ही किसी क्राइम वेपन की रिकवरी या बरामदगी का मुशीर यानी कि गवाह बन जाता है। तो पहले सिचुएशन में तो उसकी गवाही आम पब्लिक की किसी भी गवाह की तरह से बहुत दुरुस्त होती है। लेकिन दूसरे केस में अगर कोई जस्टिफाइबल रीजन मौजूद ना हो कि क्या वजह है कि दो या दो से ज्यादा जो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन रिहायशी थे उनको गवाह इस रिकवरी का नहीं बनाया गया, तो सिर्फ ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन जरा के दौरान में डिफेंस ने उस पर इतराजात उठाए हों। बेटा आखिरी असूल जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया कि ये सवाल के आया पुलिस एहलकार जो कि किसी रिकवरी के मशीर या गवाह हैं किसी भी ऑफेंडिंग आर्टिकल के मुतालिक, तो उसको कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऊपर जो कानूनी असूल 6 अदालत ने बयान किए थे, उनकी कसवटी के या पैमाने के ऊपर तो उसको परखना है ही है, साथ ही साथ ये हर केस के वाकयात पर भी डिपेंड करता है। कोर्ट को ये समझना जरूरी है बाकी और चीजों के साथ साथ कि आया ऐसे किसी गवाह की मुलजम के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, और या ऐसा गवाह एक बहुत ही ज्यादा पुरजोश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या गवाह तो नहीं। नेक्स्ट बेटा, जब इरेगुलरिटीज या इलीगैलिटीज सर्च के दौरान में की जाए तो उसके क्या नतज कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पहले नंबर पर ऐसी इरेगुलरिटीज हैं जो कि सेक्शन 529 में बयान की गई हैं, जो कि ट्रायल को विशिएट नहीं करती। तो ए नंबर पे बताया गया है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसमें कानून के तहत उसे पावर नहीं थी कि वो किसी जगह की तलाशी करके वहां पे से स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर कर सके, जैसा कि सेक्शन 98 में आप देख चुके हैं, लेकिन गलती की बना के ऊपर, लेकिन साथ साथ गुड फेथ उसका था, उसने एक सर्च वारंट इशू कर दिया, उसके तहत प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग के बाद रिकवरी हो गई। तो ऐसी जो सर्च प्रोसीडिंग है उनको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी। तो पहली ये सिचुएशन है कि थोड़ा सा कानूनी उसमें रेगुलरिटी है लेकिन रिकवरी की सैंक्टिटी बरकरार रखी गई है। दूसरे नंबर पर अब ऐसी है कॉन्सिक्वेंस, विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर ने जो सर्च की है उसकी उसको अथॉरिटी नहीं थी, वो वजूहात ही मौजूद नहीं थी कानून के तहत जिसमें उसके पास अथॉरिटी है, तो वैसी रिकवरी ऐसी सर्च इलीगल हो जाएगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर सर्च प्रोसीजर के दौरान में पुलिस ऑफिसर के पास अगर उसको सर्च कर रहा है तो वो कानूनी नहीं है, तो जो उस जगह का जो ऑक्यूपेंट है काबिज है, तो वो ऐसे पुलिस अफसर की ऐसी अटेम्प्ट में सर्च करने की वो उसे ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट उधर क्रिएट कर सकता है। फिर साथ साथ जो बंदा सर्च इलीगल सर्च के लिए एंट्री इलीगल एंट्री किसी जगह पे करने की कोशिश करे या उसने इलीगल एंट्री की है, तो उसको सिविल अदालत में ट्रेस पास के लिए उस पर मुकदमा दीवानी नौयत पे चलाया जा सकता है। फिर पांचवें नंबर पर ऐसा शख्स जो उस जगह का काबज है, तो उधर कोई इलीगल तौर पर बंदा एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पास पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 96 से 106 में जो जो डिफेंसेस मौजूद हैं, तो वो उस डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से इनका इस्तेमाल या उनको बावजूद बना सकता है। लास्टली बेटा, अब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जो कि आर्टिकल 156 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में बयान किया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी के या काबिल यकीन वजह के किसी जगह में एंटर करता है, तलाशी लेता है या इसकी कोशिश करता है बिल्डिंग वैसे या टेंट प्लेस में, या वो शख्स गैर जरूरी तौर पर और बदला लेने के लिए या तंग करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले ले, तो जब इस ऐसे पुलिस ऑफिसर जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसको इस आर्टिकल तहत 5 साल तक सजा और जुर्माना भी उसे किया जा सकता है। लास्ट बेटा कंक्लूजन में आपसे यही बात करूंगा कि हमने इन सारी प्रोविजंस को देखा, तो कानूनी जो शिके हैं या शरायत है उन्होंने सर्च और सीजर के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स और थिंग की, उसके तहत काफी ज्यादा अच्छी कोशिश की गई है कि एक बैलेंस हो जाए, इंडिविजुअल का जो राइट है प्राइवेसी ऑफ होम का और सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि कुदरती ये अमल है कि जब किसी भी शख्स को पावर दी जाएगी कि वो इस सोसाइटी के इंटरेस्ट में तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थोड़ी कदगन लगाए, तो उसके इस्तेमाल के सिलसिले में बहुत ही ज्यादा केयर या देखभाल जांच पड़ताल की जरूरत है, और इस मकसद के लिए सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कानून में, ताकि ऐसी जो पावर है या अथॉरिटी है
इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज।